नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रिशु त्यागी। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको हत्या से जुड़े कानून की जानकारी देंगे। आईपीसी की धारा 304 के नियमानुसार अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की शारीरिक चोट पहुंचाने के इरादे से वार करता है जिससे मृत्यु होने की भी संभावना है, इसे गैर इरादतन हत्या कहा जाता है। इन हालात में उसे आजीवन कारावास की सजा देने का प्रावधान है। उस व्यक्ति को किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा होगी जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है और साथ ही वो आर्थिक दंड या जुर्माना के लिए भी उत्तरदायी होगा। वहीं आईपीसी की धारा 304 ए को समझना भी जरूरी है। धारा 304 ए लापरवाही के कारण होने वाली मृत्यु से संबंधित है। लापरवाही को इरादे से अलग करने वाली बारीक रेखा को समझना आवश्यक है। कानूनी शब्दों में लापरवाही देखभाल के कर्तव्य का उल्लंघन है जिससे क्षति होती है। धारा 304 ए लापरवाही कार्य पर है जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, मसलन सड़क दुर्घटना। ऐसे कार्य गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आते। इसे अपराध के लिए सजा 2 साल तक की कैद और इसके साथ ही जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। तो ये थी बुनियादी जानकारी। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ परमानंद पांडे जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो हत्या से जुड़ी कानूनी जानकारी पर आप फोन करके आज राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल गई हैं। 2 नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, 01206127 और इसके साथ ही 01206127 इन दोनों में से किसी भी एक नंबर पर आप डायल कर सकते हैं। हत्या से जुड़े कानून को लेकर आज जानकारी आपको देंगे परमानंद पांडे जी। अगर इस विषय से संबंधित आपका कोई भी सवाल है तो आप कॉल कर सकते हैं। तो हत्या से जुड़े कानून की जानकारी आप लेना चाहते हैं, इस विषय को समझना चाहते हैं तो आज आप कॉल कर सकते हैं। गैर इरादतन हत्या में क्या कुछ जुर्माना होता है, कितने साल की सजा का प्रावधान होता है, गैर इरादतन और लापरवाही से हत्या में क्या कुछ फर्क है, इरादतन और गैर इरादतन हत्या आखिरकार क्या होती है, ये भी आज हम आपको हमारे इस कार्यक्रम में समझाएंगे। आईपीसी की धारा 304 क्या है? आईपीसी की धारा 304 में हत्या की श्रेणी में ना आने वाले गैर इरादतन मानव वध के लिए क्या कुछ सजा होती है, इस पर भी आज परमानंद जी आपको विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। इसके साथ ही धारा 304 में जमानत का क्या कुछ प्रावधान होता है, ये भी आज हम परमानंद जी से समझेंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है आज के विषय से संबंधित तो आप भी कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ परमानंद पांडे जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। और पहला सवाल मेरा आपसे यही कि आईपीसी की धारा 304 क्या है, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए। जी, ये एक ऐसा आपने विषय चुना है जी, जो वास्तव में कानून का कोई भी विद्यार्थी जो होगा उसको ये पढ़ाया ही जाता है, ये निश्चित तौर पर उसको बताया जाता है जी। लेकिन ये ऐसा मसला है में सबसे ज्यादा इसी से संबंधित मामले आते हैं। तो 304 धाराएं इसकी मुख्य हैं, 299, 300 और 302 और 304। 304 माने इसमें गैर इरादतन जो है ये हत्या हो जाए, कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा जिसमें हत्या हो और लेकिन वो इरादे ना हो, क्योंकि 2 कानून में 2 चीजें खास तौर पर रखी जाती हैं, एक मेंसरिया और एक्टस रियूस। वो चीज देखी जाती है कि उसका मेंसरिया माने उसका इंटेंशन कैसा है, उसमें उसका उसकी इच्छा है कि नहीं, उसका इंटेंशन है कि नहीं उसके पीछे, वो देखा जाता है। और फिर एक एक्टस रियूस, ये दोनों चीजें रखी जाती हैं कि उसने काम के कृत्य कैसा किया है। तो जब ये चीजें दोनों आती हैं तब वो एक तरह का अपराध की श्रेणी में आता है। और ऐसी हत्या
जिसमें कि गैर इरादतन हत्या हुई हो। हत्या के लिए जैसे किसी का कोई हत्या करने के लिए जाता है तो उसमें बाले घड़ा से सारी चीजें, चाकू या रिवॉल्वर, बंदूक, ये सारी चीजें के साथ लोग जाते हैं, एक या कई लोग जाते हैं, तो उसमें ये निरंतरता होता है कि हम उसकी हत्या करेंगे, हत्या करने के लिहाज से जाएंगे, उसको मारना ही मारना है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसमें इरादा नहीं होता है लेकिन हत्या हो जाती है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी चला जा रहा है रास्ते में और वो उसके साथ ये स्थिति आ गई है कि अब वहां पर कोई आवेश में आकर के कोई घटना हो जा रही है, कोई ऐसी चीज हो जा रही है जिसमें उसमें किसी व्यक्ति की हत्या हो जाती है, तो ये गैर इरादतन हत्या हुई। आदमी का उद्देश्य तो था कि उस पर हमला किया जाए, उसके चोट पहुंचाई जाए, लेकिन उसकी हत्या न हो, ये कोई इरादा इसमें नहीं था। 304 इसी की धारा को बताता है कि 304 में गैर इरादतन हत्या है, न कि इरादे से की गई हत्या है। जी सर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे आईपीसी की धारा 304 में हत्या की श्रेणी में न आने वाले गैर इरादतन मानव वध के लिए सजा क्या कुछ है? देखिए, गैर इरादतन जैसे किसी व्यक्ति का मर्डर जैसे हुआ है तो उसको देखें आप, आम बोलचाल की भाषा में अब तो ये बात आ गई कि 302 में फंस गया है। 302 में का मतलब यह है कि उसके ऊपर हत्या का मामला एकदम साबित हो चुका है और उस हत्या के मामले में उस पर 302 का सजा दी जाएगी अंतर्गत। और 304 में एक बात यह है कि उसको सजा जो दी जाती है उसमें 10 साल तक की सजा दी जाती है, और सजा दी जाती है और उस पर फाइन भी लगाई जाती है, जुर्माना भी लगाया जाता है, या दोनों जोड़ दिए जाते हैं। लेकिन हत्या के मामले में जब अगर ऐसी स्थिति आई है तो उसमें आजीवन कारावास की बात होती है, और उसमें आजीवन कारावास और उसमें जुर्माना भी लगाया जा सकता है, दोनों चीजें लगाई जाती हैं। इस नाते ये गैर इरादतन हत्या में 10 साल तक की सजा का ही प्रावधान है। जी सर, इसमें प्रावधान क्या कुछ होता है जमानत का, वो भी आपसे समझना चाहेंगे। जी जी, आप भी कर रहे हैं। देखिए, जमानत का प्रावधान तो इसमें ऐसा है कि दोनों गंभीर तरह के अपराध हैं, हत्या हुई हो या गैर इरादतन हत्या हुई हो, दोनों अपराध गंभीर तरह के हुए। इसमें कृत्य तो है कि उसकी हत्या हुई है, तो इस कृत्य में ऐसा है कि उसमें जमानत का प्रावधान नहीं है। ये 2-3 चीजें हैं। देखिए, इसके साथ चीजें देखनी पड़ती हैं कि गंभीर तरह के अपराध जो होते हैं ये कॉग्निजेबल ऑफेंस इनको कहते हैं, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है और इसमें जमानत का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन जमानत का प्रावधान रेगुलर बेल के लिए रहता है, उसमें देखा जाता है। और तीसरी चीज इसमें ये दी जाती है कि ये ट्रायल बाई सेशन कोर्ट, यानी ये सेशन कोर्ट के सामने ही इसका मुकदमा इसमें चल सकता है। तो इसमें जो जमानत का प्रावधान है, जमानत के लिए देखा जाता है, और जज को अगर ये बात आ जाए कि ये व्यक्ति इसका ठीक से रहेगा, अच्छा व्यवहार करेगा, तो जमानत उसको दी जाती है। लेकिन कुछ समय के बाद तुरंत उसकी जमानत नहीं दी जाती है। ये गैर जमानती कानून के अंतर्गत गैर जमानती धारा है, जमानती धारा में नहीं आती है कि कैसे किसी चीज को किसी ने किया है और जाकर के तुरंत उसको बेल करा ले। नहीं, इसमें बेल कराने के लिए बाकायदा कोर्ट इस चीज को देखता है कि इस व्यक्ति को जमानत दी जा सकती है कि नहीं दी जा सकती है। अगर वो सारे इंग्रेडिएंट्स को पूरा करता है तभी इसमें जमानत दी जाती है, अन्यथा जमानत नहीं दी जाती। जी सर, ये तो जमानत के प्रावधान को लेकर आपने यहाँ पर विस्तार से बताया। दर्शकों को ये बताइए कि क्या होता है मानव वध, और इसके साथ ही कानून में मानव वध के प्रकार क्या हैं? ये मानव वध के जो मैनस्लॉटर, जो उसका शब्द वर्ड है अंग्रेजी में, मैनस्लॉटर 2 तरह के होता है, एक वॉलेंटरी माने जानबूझ करके, एक गैर जानकारी। तो इसी में ये बात आती है कि गैर जानकारी में, एक जानकारी में। जैसे कई चीजें होती है, प्रोवोकेशन होती है। मान लीजिए एक आमतौर पर ला के स्टूडेंट को ये बात पढ़ाई जाती है कि जैसे मैं आया और मैंने देखा कि मेरी पत्नी के साथ किसी दूसरे व्यक्ति का कोई घर में वहां पर साथ में रह रहा है, तो ये हमको एक सडन प्रोवोकेशन हो जाएगा और वहां पर हम उस व्यक्ति की या तो हत्या कर देंगे या किसी की भी, दोनों में से किसी की हत्या हो जाएगी। तो ये मानव वध हुआ। लेकिन ये इसमें ये चीज है कि इसमें कई बार ये होता है कि हम उसके ऊपर हमले करते हैं, हो सकता है इरादे ना हो, लेकिन हो सकता है उसमें इरादे भी हों, दोनों चीजें होती है। तो इरादतन और गैर इरादतन। आपको ये बता दें, एक हिस्टोरिक केस इस देश में हुआ है।
जिस पर कि आपने फिल्में भी देखी होगी, अक्षय कुमार ने बनाई है जी। वो उस पिक्चर में ऐसा है कि एक व्यक्ति मिलिट्री में और नेवी में काम करता है और आहूजा नाम के उस व्यक्ति से एक उसकी पत्नी का संबंध था। वो आप बाद में कनाडा चला गया और कनाडा चले जाने के बाद उसमें आया और उसने देखा कि आहूजा उसके कमरे में उसकी पत्नी के साथ है। तो उसने तुरंत रिवॉल्वर ली और रिवॉल्वर लेने के बाद कहा कि उससे पूछा कि क्या तुम मेरी पत्नी से शादी करोगे? उसने कहा नहीं, मैं क्या जरूरी है कि हर स्त्री के साथ रहता हूँ, उससे शादी कर लूं? इसी बात पर उसने उसको गोली मार दिया और उसकी हत्या कर दी। यहाँ पर ये कानून बहुत दिनों तक चला, ये इस कानून पर दे करके बहस हुई और 1961 का ये बम्बई का ये बहुत फैसला हुआ और ये बाद में आया। बाद में उसको गवर्नर ने उस व्यक्ति को माफी दे दी और कनाडा जाकर के वो बस गया। तो उस पर फिल्म भी आ चुकी है। इसमें ये कहा गया कि देखिए हमारा कोई इरादा नहीं था कि हम उसकी हत्या कर दें, क्योंकि लेकिन वो कोर्ट ने इस चीज को पाया कि वो व्यक्ति अपने यहाँ से रिवॉल्वर इशू करा करके ले आया था और रिवॉल्वर इशू करा करके उसी समय ले आया गया जब उसको जानकारी थी कि उसकी पत्नी और उसके साथ और कोई रह रहा है। तब वो आया और आने के बाद उसने उसकी हत्या कर दी। तो इसमें उसने तो ये साबित करने की कोशिश की कि मुझे प्रोवोक किया गया और सडन प्रोवोकेशन में हमने ये कर दिया। इस नाते ये गैर इरादतन हत्या नहीं हुई थी। लेकिन कोर्ट ने पाया कि नहीं, चूंकि वो रिवॉल्वर अपने ऑफिस से इशू करा करके ले आया और ले आने के बाद उसने उसको देखा और उसकी हत्या कर दी, तो ये इरादतन हत्या हुई थी, जिसके कारण उसको सजा मिली थी। हालांकि गवर्नर से उसको माफी की सजा मिल गई कि माफ कर दिया गया और इस सब पर माफी की मिली कि वो विदेश चला गया यहाँ से और विदेश जाने के बाद तब वो उस पर तो फिल्म ही बन चुकी है अब तो इसी नाते दो तरह की हत्याएं होती मानववध। एक तो देख रहे हैं और आज के विषय से संबंधित अगर आपका कोई कानूनी सवाल है तो आप भी हमारे इस खास कार्यक्रम में कॉल कर सकते हैं। आज के विषय पर हमें जानकारी दे रहे हैं परमानंद पांडे जी। सर, आईपीसी की धारा 299 यानी कि 299 गैर इरादतन हत्या को किस तरीके से परिभाषित करती है? देखिए, मैंने कहा ना कि 4 धाराएं बहुत महत्वपूर्ण है आईपीसी की जो ये हत्या से संबंधित है। 299, 300, 302 और 304। ये 299 देखिए एक कानून का ये खास चीज है कि हर हत्या जो होती है वो ऐसा है कि वो कल्पेबल होमिसाइड होती है। हर हत्या जो है बिना हत्या ये 299 कल्पेबल होमिसाइड के बारे में बात करता है। ये मानववध के बारे में बात करती है, हत्या के बारे में बात करती है। लेकिन हर मर्डर जो 300 के अंतर्गत आता है, हर मर्डर जो है वो कल्पेबल होमिसाइड नहीं होता है। जैसे एक पेड़ हुआ जो कल्पेबल होमिसाइड हुआ है, ये एक पेड़ है और वो मर्डर जो उसके अंतर्गत होता है वो उसकी प्रजाति है। जैसे एक पेड़ तो कोई भी हो सकता है, आम का पेड़ हो, सेब का पेड़ हो, अमरूद का पेड़ हो, किसी चीज का हो, लेकिन उसमें से एक प्रजाति निकल गई, जैसे सेब का हुई या संतरे की हुई या किसी चीज की प्रजाति, तो वह इस चीज को देखना पड़ता है कि कल्पेबल होमिसाइड द्वारा 299 जो आईपीसी की है वो एक तरह का पेड़ है और उसी पेड़ से उपजी हुई चीजें हैं जो कि हत्या के अंतर्गत है। तो इसमें इस चीज को ध्यान में रखना पड़ता है कि हाँ, सबसे ज्यादा दिक्कत जजेस को इस चीज को डिसाइड करने में लग जाते हैं कि ये मामला क्या कल्पेबल होमिसाइड का है या मर्डर का है। मर्डर में 2 चीजें होती हैं, उसमें दोनों चीजें, एक तो इरादा उसमें जो होता और कृत्य होता जघन्य, वो सारी चीजें उसमें जोड़ी जाती हैं। और लेकिन 299 में इस चीज को देखा जाता है कि कल्पेबल होमिसाइड तो है, लेकिन इसमें कितनी चीजें आ गई हैं, कितनी चीजें नहीं आती हैं। इसी नाते इसको कहा जाता है कि गैर इरादतन हत्या हुई है, इसमें इंटेंशन हमारा नहीं था। ये 299 के तहत आता है। जी सर, धारा 304A को भी मैं आपसे समझना चाहूंगी और इसके साथ ही ये भी बताइए कि सड़क दुर्घटनाओं में क्या धारा 304A लागू होती है, किस तरीके से अगर ये होती है तो लागू होती है? जी देखिए, 304 में भी गैर इरादतन बात आ गई है, 299 में भी गैर इरादतन बात आ गई है। इरादा नहीं है उसमें, लेकिन दोनों में हल्का सा माइन्यूट डिफरेंस इस चीज का है कि हम 304 में इस चीज की पूरी तैयारी करके जाते हैं और देखते हैं कि कई बार ये होता है कि नहीं हो रहा। 304A की जो बात आप कर रही हैं, ये रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग में खास तौर पर इस चीज को आता है कि जैसे
मान लीजिए हमारा घर का गेट है, गेट खुला हुआ है, उसमें कोई बस आके भिड़ गई और कोई वहां का गार्ड है वो मर गया, तो ये एक तरह का गैर, इसमें इरादे तो नहीं है, लेकिन ये रैश एंड नेग्लिजेंट हुआ। कोई शराब पी करके रात में चला जा रहा है, बहुत तेजी के साथ अंधाधुंध गाड़ी चला रहा है, उसको इस चीज की जानकारी तो है कि हम इस ढंग से लेकर के गाड़ी जा रहे हैं और जिस ढंग से हम रैश ढंग से गाड़ी चला रहे हैं उससे कोई न कोई खतरा उत्पन्न हो सकता है, कोई न कोई जुर्म हो सकता है, बावजूद इसके वो गाड़ी चलाता है, लेकिन उसमें उसके इरादा नहीं होता। वो जो हत्या होती है उसमें मरता है कोई आदमी एक्सीडेंट में, उसमें किसी का मर जाने की बात तो है, लेकिन उसमें हमारी जो गाड़ी चलाने वाला है उसका इरादा नहीं होता कि कोई हमारी गाड़ी के नीचे आकर के दब करके या टकरा करके मर जाए। तो ये खास तौर पर 304 ये में इस चीज को ध्यान में रखा जाता है और यही चीज कमोबेश उसमें रखी जाती है। बाद में देखा होगा 1986 में एक 304B भी जोड़ दिया गया। 304B कब जोड़ा गया? क्योंकि इस देश में ऐसी स्थिति आ गई थी, अब तो थोड़ी देर कम हो गई है, कि बहुएं आती थी, नई नई बहुएं आती थी, उनको लोग जला के मार डालते थे, उनका प्रताड़ना करते दुनिया भर के, और इस ढंग का बेचारी परेशान होकर के आत्महत्या कर लेती थी या कई बार उनको पेट्रोल जला करके मार डालते थे। तो 304B भी उसमें जोड़ा गया कि ऐसे करके ये हत्या का मामला है और इस तरह से जो लोग पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उनको भी दंडित किया जाएगा। ये 304, 304A, 304B, ये तीनों धाराएं जो हैं इससे एक तरह से जुड़ी हुई है। जी सर, आज के विषय पर इतनी अहम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।